स्क्रीन दिख रही है सबको? जी सर, दिख रही है। ठीक है। तो देखो, कल हम लोगों ने कुछ शुरुआती बातें की थी। एपोप्टोसिस क्या होता है, कैसे ये नेक्रोसिस से अलग होता है, और किस तरह से हमने ये भी देखा था कि एपोप्टोसिस की दो मैकेनिज्म हो सकती हैं, एक तो कैस्पेस डिपेंडेंट और दूसरी कैस्पेस इंडिपेंडेंट। फिर बाद में हमने देखा था कि ये कैस्पेसेस क्या होते हैं। तो कैस्पेस बेसिकली, अगर आपको याद हो, तो ऐसे एंजाइम होते थे जिसके एक्टिव साइट पे सिस्टीन रेसिड्यू होता था, जिसकी वजह से ये सी है यहाँ पे लिखा हुआ। और जिस प्रोटीन को वो क्लीव करते हैं, ये एंजाइम्स, वो एस्पार्टिक एसिड या स्पार्टेट रेसिड्यू पे क्लीव करते हैं एट देयर कार्बोक्सी टर्मिनल। तो दोनों को मिला के सी फॉर सिस्टीन, एएसपी फॉर एस्पार्टेट, तो कास्प ये हो गया, और एजेस का मतलब कि ये हो गए एंजाइम्स। दो मेन टाइप के क्लासिफिकेशन हमने किए थे कास्पेसिस के, एक तो एपोप्टोटिक कास्पेसिस थे और दूसरे इन्फ्लेमेटरी कास्पेसिस। क्या फंक्शन ये परफॉर्म कर रहे हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ, उसके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया। एपोप्टोटिक का काम ही यही होगा, टू इंड्यूस एपोप्टोसिस, और इसमें कुछ एग्जांपल्स हमने बताए थे, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। सिमिलरली इन्फ्लेमेटरी कास्पेसिस जो हैं उसके भी एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। इनका मेन रोल इनेट इम्यून सिस्टम में होता है। तो ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ इनेट इम्यून रिस्पांस में ही रोल होता है। ये कास्पेसिस भी कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे एपोप्टोसिस में रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम या इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाली सेल्स का भी अल्टीमेट मोटो यही होता है कि जो भी इन्फेक्शियस एजेंट बाहर से आया है या तो वो ख़त्म हो जाए, या उस इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से जो सेल अफेक्टेड हुई है वो ख़त्म हो जाए, तो उस सेल के साथ वो एजेंट भी ख़त्म हो जाएगा। फिर बाद में हमने एपोप्टोटिक कास्पेसिस को दो सब क्लासेस में डिवाइड किया था, इनिशिएटर कास्पेसिस और एग्जीक्यूशनर कास्पेसिस। जैसा इनका नाम सजेस्ट कर रहा है, इनिशिएटर का मतलब क्या होगा कि ये एपोप्टोसिस की प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, शुरुआत करेगा। लेकिन एग्जीक्यूशनर कास्पेसिस का काम क्या होगा, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना, यानी कि एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है एपोप्टोसिस की, उसको परफॉर्म करना। तो उसके भी एग्जांपल्स अलग अलग हमने मेंशन किया था। थोड़ा सा रिवाइज इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये बैकग्राउंड जरूरी है आज का टॉपिक समझने के लिए। इन्फ्लामेटरी कास्पेसिस में हमने ह्यूमंस और माइस के अलग अलग एग्जांपल्स देखे थे, और एपोप्टोटिक में इनिशिएटर कास्पेस जो होते हैं वो कब एक्टिव होते हैं, जब उनका डायमेराइजेशन होता है। एग्जीक्यूशनर कास्पेसिस कब एक्टिवेट होते हैं, जब उनका क्लीवेज होता है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है, ये समझना जरूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि अगर एपोप्टोसिस की प्रोसेस को शुरू करना है, इनिशिएट करना है, तो इन कैस्पेसेस का डाइमराइजेशन होना जरूरी है। और उसको आगे बढ़ाना है अगर, तो एग्जीक्यूशनर कैस्पेस चाहिए जो कि क्लीवेज के द्वारा ही एक्टिवेट होंगे। तो अब सवाल ये आता है कि ये डाइमराइजेशन कौन करेगा और ये क्लीवेज कौन करेगा। तो ये बात आप जान लीजिए कि डाइमेराइजेशन का काम जो होता है वो कौन परफॉर्म करता है। इट इज परफॉर्म्ड बाय एडाप्टर प्रोटीन्स। और कई टाइप के एडाप्टर प्रोटीन्स हैं जो कि वेरी करती हैं फ्रॉम वन टाइप ऑफ कास्पेस टू अदर टाइप ऑफ कास्पेस। तो एडाप्टर प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइमेराइजेशन में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए आपको एक डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो लेट मी शेयर द डायग्राम।
यस। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है कास्ट स्पेसेस का। एपोप्टोटिक कास्ट स्पेसेस बनाए गए हैं जिसमें दो सब क्लासिफिकेशन हमने देखा था, एक इनिशिएटर था और दूसरा एग्जीक्यूशनर था, और उसके बाद ये इन्फ्लेमेटरी कास्ट स्पेसेस हैं। यहाँ पे इनके एग्जांपल्स जो लिखे हुए हैं 8, 10, 9, 2, सिमिलरली 3, 6, 7, ये एग्जीक्यूशनर के एग्जांपल हो गए। इन्फ्लेमेटरी के 1, 4 एंड 5। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर इसका जो ये आउटलाइन है, स्ट्रक्चरल आउटलाइन है, सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक स्मॉल सब यूनिट है, एक लार्ज सब यूनिट है और एक प्रो डोमेन मौजूद है। तो इनिशिएटर कास्ट स्पेसेस में तो प्रो डोमेन मौजूद है, लेकिन एग्जीक्यूशनर कास्ट स्पेस में कहीं भी आपको प्रो डोमेन नजर नहीं आ रहा है। सिमिलरली इन्फ्लेमेटरी कास्ट स्पेसेस में भी आपको प्रो डोमेन नजर आ रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशनर में नहीं। तो इनिशिएटर, एपोप्टोटिक इनिशिएटर कास्ट स्पेसेस और इन्फ्लेमेटरी कास्ट स्पेसेस, इनमें प्रो डोमेन्स मौजूद होते हैं, जबकि एग्जीक्यूशनर कास्ट स्पेस में प्रो डोमेन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब फंक्शन कैसे होता है, तो अभी हमने जो आपको बताया कि जो एडाप्टर प्रोटीन होती है, एडाप्टर प्रोटीन, ये क्या करेगी, ये एडाप्टर प्रोटीन प्रो डोमेन के स्पेसिफिक रीजन से आके अटैच हो जाएगी। यानी कि यहां पे अगर हम सिंपली लिखें अटैचमेंट विद द प्रो डोमेन। अब प्रो डोमेन में भी आपको थोड़ा सा वेरिएशन दिख रहा होगा, जैसे कि कास्पेज 8 की बात करें तो यहां पे जो प्रो डोमेन्स हैं वो हैं DED। DED स्टैंड्स हियर फॉर डेथ इफेक्टर डोमेन, जबकि यहां पे आप अगर देखें कास्पेज 9 और 2 में और सिमिलरली इन्फ्लेमेटरी कास्पेजेस में 1, 4, 5 में, तो ये कार्ड डोमेन है। तो ये कार्ड का क्या मतलब है, दिस कार्ड स्टैंड्स फॉर कास्पेज रिक्रूटमेंट डोमेन। तो ये हो गया कार्ड, ये भी एक डोमेन है। डोमेन का मतलब आप समझते हैं, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। डोमेन का मतलब ये होता है, फिर से एक बार जान लीजिए, डोमेन किसी प्रोटीन का वो हिस्सा है जो कि 50 से लेके 200 एमिनो एसिड्स का बना होता है जनरली। तो इट इज द पार्ट ऑफ द प्रोटीन consisting of 50 to 200 amino acid residues. तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन में कई डोमेन्स हो सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल्स में भी आपको बताया था 1500 सब एमिनो एसिड रेसिड्यू की, फिर 2500 एमिनो एसिड रेसिड्यू की डोमेन, तो सॉरी प्रोटीन। तो अगर सपोज करिए 1500 एमिनो एसिड की कोई प्रोटीन है और मैक्सिमम साइज हम डोमेन का लेके चलें 200 एमिनो एसिड का, तो कितने हो जाएंगे, लगभग 6 से 7 डोमेन जो है उसमें आसानी से बन सकते हैं। और छोटे साइज के अगर डोमेन्स होंगे तो उनकी संख्या और हो जाएगी। तो यही अलग अलग डोमेन्स जो है वो अलग अलग टाइप के कास्पेजेस में पाए जाते हैं। अब ध्यान क्या रखना है कि अलग अलग कास्पेज अगर होंगे तो उनके पास डोमेन भी अलग होगा, और इस वजह से कौन सी प्रोटीन, कौन सी एडाप्टर प्रोटीन इनसे इंटरैक्ट करेगी वो भी अलग अलग होगी। तो एडाप्टर प्रोटीन्स में वेरिएशन होता है बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन द डोमेन ऑफ द कास्पेजेस।
जैसे अब ये कार्ड वाला जो हमने आपको एग्जांपल यहाँ पे बताया, तो आप स्पेसिफिक एग्जांपल यहाँ पे देख के इसको लर्न भी कर सकते हैं कि अगर सीक्वेंस में हम यहाँ पे लिख दें तो कास्पेज कौन कौन सा, 1 2 4 5 और 9, तो 1 2 4 5 एंड 9, इसमें कौन सा डोमेन है, कार्ड डोमेन है। इसी तरह से कास्पेज 8 और 10 यहाँ पे एग्जांपल हम लिख दें तो इसमें है हमारा डेथ इफेक्टर डोमेन, DED। तो इतनी बात समझ में आ गई, एक जनरल आउटलाइन हमको कास्पेसेस की समझ में आ गई, और इनके प्रो डोमेन्स का जो कॉम्पोजिशन है या प्रो डोमेन्स का जो अरेंजमेंट है इनमें, उसके बारे में एक बेसिक आइडिया मिल गया हमको। 2 डोमेन्स के बारे में स्पेसिफिकली हम जान गए हैं। इतना जानने के बाद हम एपोप्टोटिक पाथवेज की तरफ बढ़ सकते हैं। तो लेट्स सी इन अ डिटेल, इन अ बिट डिटेल, द एपोप्टोटिक पाथवेज। तो ये जान लीजिए कि एपोप्टोटिक पाथवेज जो हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, जिनके बारे में अभी तक डिटेल में पता किया जा चुका है। अदरवाइज तो और भी होंगे, लेकिन अभी हम जानते नहीं हैं उन पाथवेज के बारे में डिटेल में। तो अगर सिंपली हम यहाँ पे लिखें तो देयर आर 2 वेल नोन या वेल कैरेक्टराइज्ड, जो भी सिंपल है, वेल नोन caspase डिपेंडेंट apoptotic pathways। और वो दोनों पाथवेज कौन कौन से हैं? पहले को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक और डेथ रिसेप्टर पाथवे, और जो नंबर 2 है उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक और माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। तो एक एक करके इन दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक या डेथ रिसेप्टर पाथवे की। तो एक्सट्रिंसिक और डेथ रिसेप्टर पाथवे, अब देखिए एपोप्टोसिस कैसे इंड्यूस होती है, इसके पीछे भी अपनी एक कहानी है। मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर पैथोजन, किसी इंट्रासेल्युलर पैथोजन का नाम बता सकते हैं जो सेल के अंदर घुस जाता हो? बताओ। किसी एक्स्ट्रा सेल्युलर पैथोजन का नाम बता दो। मत बताओ। सपोज करो कि बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया जो होता है इसको रिकॉग्नाइज करने का काम हमारी लिम्फोसाइट्स का होता है, WBCs का होता है। अब किस तरीके से ये रिकॉग्नाइज करेंगी और कैसे ये बाकी सेल्स को अवेयर करेंगे कि भाई फला चीज़ बाहर से आ गई है, उसकी अपनी एक मैकेनिज्म है। लेकिन साधारण शब्दों में अगर हम आपको बताएं, सिंप्लीफाई करके, तो कोई पर्टिकुलर WBC है, स्पेशली अगर हम बात करें मैक्रोफाज की। ये मैक्रोफाज ऐसे टहल रही थी और इसको ये बैक्टीरिया जो है वो नज़र आ गया, दिस इज़ बैक्टीरिया। इसने कहा अरे ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया की सरफेस पे एंटीजेंस प्रेजेंट हैं
और उन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स को स्पेसिफिकली हम कहते हैं एपिटोप्स। तो इन एपिटोप्स को रिकग्नाइज करेगी ये मैक्रोफाज, और मैक्रोफाज का काम ही होता है फैगोसाइटोसिस करना। तो अगले स्टेप में क्या करेगी, ये मैक्रोफाज जो है ये बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लेगी। फैगोसाइटोस कर लिया, उसके बाद बैक्टीरियल कंपोनेंट्स जो है वो ब्रेक हो गए। इसमें से स्पेशली ये एपिटोप्स वाले जो कंपोनेंट्स हैं, दे विल बी प्रेजेंटेड ऑन द सरफेस ऑफ दिस सेल। तो ये इसकी सरफेस पे, सपोज एपिटोप का कलर हम चेंज कर दें, इसकी सरफेस पे ये प्रेजेंट किए जाएंगे। तो प्रेजेंट करने के बाद जो दूसरी सेल टाइप्स हैं WBCs की, साइटोटॉक्सिक टी सेल हो गई, नेचुरल किलर सेल्स हो गई, वो पहचानेंगी कि कुछ गड़बड़ चीज़ आई है और फिर वो भी खोजबीन में जुट जाएंगी। खैर, यहाँ तक तो कहानी थी कि बैक्टीरिया अगर बाहर से ही अपना काम कर रहा है, लेकिन कोई ऐसा पैथोजन जो सेल के अंदर पाया जा रहा है, इंट्रासेलुलर पैथोजन, वो सेल के अंदर मौजूद है और जिस पर्टिकुलर सेल के अंदर घुसा हुआ है, तुम वायरस को भी ले सकते हो, ठीक है, वायरस एक इंट्रासेलुलर पैथोजन है, इसमें कहने की बात नहीं है कोई। जिस सेल के अंदर मौजूद है, इट इज़ एन इन्फेक्टेड सेल, और अगर सेल इन्फेक्टेड हो गई है तो इट मस्ट डाई, क्योंकि अगर ये नहीं ख़त्म होगी तो जाहिर सी बात है ये इन्फेक्शन अगल बगल वाली दूसरी नेबरिंग सेल्स में भी फैलेगा। तो इस सेल में एपोप्टोसिस कैसे इंड्यूस होगी, तो जाहिर सी बात है जो इंटरेक्शन पहले से हुआ था बाय द NK सेल्स और जिसको हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स दूसरी होती हैं, तो ये सेल्स जो हैं इनके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। उस रिसेप्टर का अगर हम नाम यहाँ पे आपको बताएं तो दैट इज़ नोन, सॉरी रिसेप्टर कह रहे हैं, स्पेसिफिक लिगैंड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं FAS-L। ये एक टाइप का लिगैंड है, ऐसे कई और अलग अलग टाइप के लिगैंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मान लो ये हो गई हमारी साइटोटॉक्सिक टी सेल, इसका न्यूक्लियस, तो इसकी सरफेस पे एक लिगैंड मौजूद है विच इज़ नोन एज FAS-L। This FAS stands for fatty acid synthetase और L stands for ligand। ठीक है, अब ये जो FAS ligand है इसका काम क्या होगा, तो इसका आगे का काम समझने के लिए आपको हेल्प कर चाहिए होगी एक और डायग्राम की, क्योंकि बनाने लगेंगे तो इट विल टेक मोर टाइम। पिछली कहानी जहाँ तक हम बता चुके थे आपको, उसके आगे अब इसमें हमको देखना है। ये है किलर लिम्फोसाइट, किलर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल। इसकी सरफेस पे क्या मौजूद है, FAS-L। FAS-L का फुल फॉर्म अभी हमने आपको बताया, फैटी एसिड सिंथेटेज लिगैंड। ये एक लिगैंड है जिसको डेथ लिगैंड भी कह रहे हैं। ये है हमारी टारगेट सेल, मान लीजिए वो इन्फेक्टेड सेल है। इस सेल को क्या करना है, ख़त्म करना है, इस सेल में एपोप्टोसिस को इंड्यूस करना है। तो ये किलर लिम्फोसाइट आएगी इस सेल के पास और ये अपने FAS-L लिगैंड को अटैच करेगी विद द FAS। अब ये FAS क्या है, FAS तो आप फुल फॉर्म जान ही सकते हैं, गेस कर सकते हैं। ये बेसिकली डेथ रिसेप्टर होता है, और इस FAS को हम और किस नाम से जानते हैं, दिस FAS इज ऑल्सो नोन एज CD95, या इसको हम
एपो1 के नाम से भी जानते हैं। तंजीला, सीडी का फुल फॉर्म क्या है? क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ये बेसिकली स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ इम्यून सेल्स पे भी पाए जाते हैं और नॉर्मल सेल्स पे भी ये मौजूद हो सकते हैं। जैसे दो कॉमन एग्जांपल्स आपने देखा होगा, एक तो CD8 और एक CD4। क्या होता है ये, फिर बताओ। तो ये TH हो गया और ये TC हो गया, यानी कि ये CD8 वाला जो है मॉलिक्यूल, इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड CD4 इज प्रेजेंट ऑन हेल्पर टी सेल। ठीक है। एपो1 इसको क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ऑफ इट्स केमिकल नेचर। इट इज एपो1 स्टैंड्स फॉर, एक सेकेंड, स्टैंड्स फॉर एपोलाइपोप्रोटीन। तो एपो1 हो गया। खैर, तो हमने ये क्या बताया आपको कि फास्ट जो है बेसिकली इसके दो और नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। अब ये फास्ट क्या है? ये एक रिसेप्टर है, डेथ रिसेप्टर यहाँ पे लिखा जा रहा है, क्योंकि एपोप्टोसिस को इंड्यूस कराने में ही इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फास्ट बेसिकली बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू TNF receptor family. What is the full form of TNF? बताओगी क्या? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। गुड। हम अब बाकी लोग सोच रहे होंगे हम तंजीला से ही क्यों पूछ रहे हैं, तो बस ऐसे ही पूछ रहे हैं क्योंकि इम्यूनोलॉजी का कुछ पोर्शन पढ़ा है उसने, तो हमको लगा कि उसको आता होगा। ठीक है, बाकी लोग घबराए नहीं, हमको सब बताया जाएगा। तो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है इस TNF रिसेप्टर फैमिली का ये मेंबर है फास। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक रिसेप्टर हो गया और एक लिगैंड हो गया जो इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा। अब अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, बहुत ध्यान से, थोड़ा सा बारीकी से यहाँ पे देखना है। पता नहीं क्लियर दिख रहा है तुम लोगों को इस पे, मतलब अपनी स्क्रीन पे? मोबाइल की स्क्रीन तो छोटी ही होती है। ठीक है, तो लेट्स से, हाँ ठीक है। कितना पोर्शन? ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये और ये, तो इतना इलाका जो है, यहाँ से लेकर के ये, फिर यहाँ से लेकर के ये, फिर ये, दिस मच, ये तीन जो आपको दिख रहे हैं, हेट्रो ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर है बेसिकली ये। तो ये तीनों जो है मिलके फास्ट बना रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड, तो फोन इसी में, पास, तो नहीं, हमने क्या कह दिया था? हेट्रो कह दिया था। नहीं, हेट्रो नहीं है, तीनों एक जैसे हैं बिल्कुल। तो फास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? होमोट्राइमेरिक। होमोट्राइमेरिक, तीन सब यूनिट्स हैं और तीनों सेम हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये DD लिखा हुआ है, DD। सो DD हियर स्टैंड्स फॉर DD। DD स्टैंड्स फॉर डेथ डोमेन। ठीक है, तो इतना काम हो गया। फास्ट लिगैंड जो है वो फास्ट रिसेप्टर से आके बाइंड कर गया। जब ये बाइंडिंग हो जाती है
तो इसके बाद एक एडाप्टर प्रोटीन आती है, ये रिक्रूट की जाती है बिकॉज ऑफ बाइंडिंग ऑफ दिस फास्ट एल एंड फास्ट, और ये जो एडाप्टर प्रोटीन है ये है FADD, फैड। तो व्हाट इज दिस फैड? दिस इज एन एडाप्टर प्रोटीन। अभी इसके बारे में हमने बात की थी, एडाप्टर प्रोटीन चाहिए ही होता है। एंड दिस फैड स्टैंड्स फॉर, कहीं लिखा होगा नीचे, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, दिस फैड, हाँ, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। तो ये हो गया फैड। कोई बात नहीं, इसका फुल फॉर्म सिर्फ आपको देखना है, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन है ये। अब डिमार्केशन आपको बनाए रखना है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकती है। तो इतना पोर्शन जो हो गया ये हो गया फैड का। अब फैड को अगर आप देखें ध्यान से तो फैड में आपको दो डोमेन्स नजर आएंगे, एक तो DD यानी डेथ डोमेन हो गया, और दूसरा डोमेन है DED। सो DED स्टैंड्स फॉर डेथ इफेक्टर डोमेन, डेथ इफेक्टर डोमेन। तो फास और फास एल की बाइंडिंग के बाद ये एडाप्टर प्रोटीन जो है ये रिक्रूट किया जाता है। तो एक इधर आ गया और एक इधर भी, ये भी फैड है। जरूरत क्या है इसको रिक्रूट करने की? अब ये फैड जो है ये क्या करेगा, इसका ये जो DED डोमेन है, डेथ इफेक्टर डोमेन, ये करेगा ये कि ये रिक्रूट करेगा फर्दर प्रोकास्पेज 8 को। तो उसको भी अगर हम डिमार्केट करना चाहें, ये वाला, व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोकास्पेज 8। अब देखो कितना बढ़िया काम चल रहा है। फैस के बाद पास DD डोमेन है, फैड के पास भी एक DD डोमेन है। तो इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन इस डेथ डोमेन की वजह से, डोमेन्स की वजह से हो रहा है। फिर जब इंटरेक्शन हो गया, रिक्रूट कर लिए गए, तो अब ये फैड जो एडाप्टर प्रोटीन है ये रिक्रूट करेगी प्रोकास्पेस को। प्रोकास्पेस के पास भी एक डेथ इफेक्टर डोमेन है और फैड के पास भी डेथ इफेक्टर डोमेन। तो यहां पे सिमिलर डोमेन्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे। इस इंटरैक्शन के फलस्वरूप होगा ये कि ये जो प्रोकास्पेस 8 है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैस्पेज 8, यानी कि अब ये हो गया एक्टिव। याद करिए हमने आपको बताया था शुरू में ही कि इनिशिएटर कैस्पेजेस जो होते हैं वो डाइमेराइजेशन से एक्टिवेट होते हैं, और एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस जो है वो क्लीवेज से एक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि यहाँ पे दो प्रो कैस्पेज जो है वो यहाँ पे आए, दोनों आपस में जुड़े, इस तरह से एक ये डाइमर तैयार हुआ, और जैसे ही डाइमराइजेशन होगा प्रोकास्पेज का तो वह तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे, कैस्पेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये कैस्पेज 8 जो है वो एक्टिवेट हो गया। जब कैस्पेज 8 एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करता है, ध्यान रखना कैस्पेज 8 क्या है, इट इज एन इनिशिएटर। फिर से लिख दे रहे हैं, वहां पे तो याद करोगे ही। इनिशिएटर कैस्पेज है, डाइमराइजेशन से एक्टिवेट हुआ। अब इसके बाद जब ये एक बार एक्टिवेट हो गया तो नेक्स्ट इट विल एक्टिवेट अदर कैस्पेजेस। तो जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल लिया गया इसमें क्या है, प्रो कैस्पेज 3 का एग्जांपल लिया गया। तो प्रो कैस्पेज 3 को ये कैस्पेज 3 में कन्वर्ट करेगा, और कैस्पेज 3 जो है वो एक्टिव फॉर्म है। प्रो कैस्पेज 3 कैसा है, इट इज एन एग्जीक्यूशनर कैस्पेज। तो ये एग्जीक्यूशनर कैस्पेज है। तो ये कैसे एक्टिवेट होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्लीवेज होगा।
क्लीवेज हुआ, ये कास्पेज 3 में कन्वर्ट हुआ और कास्पेज 3 एपोप्टोसिस को इंड्यूस कर देगा। तो एपोप्टोसिस को इंड्यूस करने से तात्पर्य क्या है? कास्पेजेस का काम क्या होता है? कास्पेजेस जो होते हैं वो जिस प्रोटीन को पाएंगे उस प्रोटीन के एस्पार्टिक या एस्पार्टेट रेसिड्यू पे के COOH यानी कार्बोक्सी टर्मिनल पे क्लीवेज कर देंगे। तो इस पॉइंट पे जैसे ही क्लीवेज ये करेंगे प्रोटीन जो है वो टूट जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। तो इस तरह से जितनी भी प्रोटीन्स उस सेल की मिलेंगी अब इस एक्टिव कास्पेज को, सबको ऐसे ही एस्पार्टेट रेसिड्यू पे तोड़ता चला जाएगा तो पूरी सेल बेकार हो जाएगी। सेल का अगर एंजाइम ब्रेक हो गया, उसकी मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स ब्रेक हो गई और जो राइबोसोमल प्रोटीन्स हैं वो ब्रेक हो गई, तो फिर सेल में बचा क्या? कुछ नहीं बचा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब सवाल ये आता है कि अगर ऐसा नहीं होने देना हो, एपोप्टोसिस मान लो इन केस फास एल और फास की बाइंडिंग हो गई और उसके बावजूद एपोप्टोसिस को रोकने की कुछ व्यवस्था करनी हो, तो वो क्या व्यवस्था होगी? तो एक बात जान लीजिए कि ये जो डेथ रिसेप्टर मीडिएटेड एपोप्टोसिस पूरी चल रही है, इसको रोकने के लिए एक प्रोटीन जिम्मेदार है। रोकने की बात हो रही है तो लाल रंग से ही करते हैं। उस प्रोटीन का नाम होता है सी फ्लिप। तो ये सी फ्लिप क्या है? ये एक प्रोटीन है। इट इज अ प्रोटीन विच inhibits death receptor mediated apoptosis। कैसे इनहिबिट करती है ये? तो एक्चुअली में ये सी फ्लिप प्रोटीन जो है इट बाइंड्स टू फैड एज वेल एज कैस्पेज 8। और जब इनसे ये बाइंड कर जाती है तो ये अगर फैड से ही बाइंड कर गई तब तो आगे की ही कहानी नहीं बढ़ेगी, यानी प्रो कैस्पेज का कैस्पेज 8 में कन्वर्जन नहीं होगा। लेकिन अगर बाई चांस हो गया तो कैस्पेज 8 से डायरेक्टली बाइंड कर जाएगी, इसके आगे का स्टेप नहीं होने देगी। तो इस तरह से ये जो सी फ्लिप प्रोटीन है ये इस पूरी प्रोसेस को रोकने के लिए सक्षम है। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो पूछ लो। अब इसको लिखें या फिर ऐसे, हाँ मतलब कहानी लिखें इसके पीछे की कि समझ में आ जाएगा, जैसा बताओ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इसके डायग्राम के डिस्क्रिप्शन में ही लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमको डिस्कस करना है इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे को। तो इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे जो है वो इतना सिंपल नहीं है जैसा ये दिख रहा है। वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और ज़्यादा रेगुलेटेड है। ऐसा इसलिए कि बाहर से अगर कोई मारने आ रहा है किसी को गोली बंदूक लेके और चाकू छुरी लेके, तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अंदर से ही अगर इच्छा पैदा होने लगी सुसाइड करने की तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए वहाँ पे रेगुलेटरी प्रोसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे का मतलब ये होता है कि सेल ने अब तैयारी कर ली सुसाइड करने की कि अब हमको जाना है। तो इसलिए इसका रेगुलेशन भी बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है
और माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का ही मेन रोल होता है इस पाथवे में। माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी रिलीज हो गया अगर, हम जानते हैं साइटोक्रोम सी कहाँ पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, बताओ। अच्छा देखो, कितनी बढ़िया बात है, अजब गजब जो भी कहो, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और कितना बढ़िया कंपार्टमेंटलाइजेशन है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर साइटोक्रोम सी मौजूद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कर रहा है वो, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर ये साइटोक्रोम सी जो है वो बाहर निकल के आ गया इन दी साइटोसॉल, साइटोसॉल में अगर आ गया किसी भी तरीके से, किस तरीके से आएगा वो सब हम लोग देखेंगे। साइटोसॉल में अगर ये साइटोक्रोम सी पहुंच गया तो उसके बाद ये पूरी की पूरी सेल को खत्म कर देगा, ये इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे को इंड्यूस कर देगा। तो अगर ये कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता सेल का, अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पे रखी हुई हैं, तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं था सेल का। सोफिस्टिकेशन देखिए आप सिस्टम का, एक सेल के अंदर की कहानी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, ऑर्गेनिज्म को तो छोड़ दीजिए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इस पाथवे को हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि आज थोड़ा हमको कहीं जाना भी है। तो आप एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि उसके भी कुछ पॉइंट्स जो है वो इसमें इनकॉर्पोरेट होंगे। बाकी इसमें ना समझ में आया हो तो अभी भी पूछ लो। ये डायग्राम से समझ लोगे ना, नहीं समझ पाओगे तो वीडियो देख लेना क्या करते हो, ठीक है। तो ठीक है जी।